हेलो एवरीवन। हाल ही में सरकार ने एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर हटाए। उसके बाद स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि क्या उन चैप्टर से अब के एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछे जाएंगे तो कौन से टॉपिक अब पूछे जाएंगे, कितना पूछा जाएगा, किस लेवल तक हमें पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में आज हम देखेंगे और ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसके कई चैप्टर्स हटाए गए हैं। वो है मुगल काल या मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में हम इस क्लास में उन सारे फैक्ट्स को जान लेंगे जो एग्जाम्स में अभी भी पूछे जाएंगे और आने वाले 10 साल बाद भी अगर कोई एग्जाम होता है तब भी पूछे जाएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, इसे हम नोट्स के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे आपको 4 पेज की नोट्स दिखाई दे रही होगी। इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें यहाँ पे पीडीएफ की, इस पीडीएफ में आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे बाबर के बारे में हो, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में हो, औरंगजेब के बारे में हो। इसके अलावा जो उनकी पॉलिसीज थी, कल्चरल पॉलिसी, एक्सपेंशनल जो उनकी पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी हाई पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले समय में ही पूछे जाएंगे, उन सभी की चर्चा करेंगे छोटे से वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने एक बार गो थ्रू कर दिया है और हम बात करते हैं यहाँ पर मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी, वह एक भारत में स्थापित पहला तुर्की वंश माना जाता है। अगर हम यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड है 1526 से 1857 माना जाता है। 1526 जब बाबर का आक्रमण भारत में होता है और पहले दिल्ली पर, फिर बाद में खानवा का युद्ध होता है, पहले लोधी से युद्ध होता है, बाद में खानवा का युद्ध होता है। इस तरह से वह एक बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की। उसके बाद आने वाली पीढ़ी ने मुगल वंश का विस्तार उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी किया। उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और बाद में 1857 में जब अगर आप देखें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को समाप्त किया जाता है, उनको पद से हटाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। हालांकि ये जो डिक्लाइन है 1750 सेंचुरी के आसपास से ही शुरू हो गया था, लेकिन अंततः 1857 में अंतिम मुगल सम्राट को भी समाप्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। आइए बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मुगल एम्पायर की, कि जो मुगल वंश उसका ओरिजिन कैसे दिखाई देता है। तो मुगल वंश जहां पे अगर हम बात करें बाबर की, जिसे जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा जाता है, एक ऐसा शासक था जो पिता की तरफ से तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा, तैमूर लंग, और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। तो अगर हम बात करें, दोनों क्रूर शासक थे। चंगेज खान की बात करें चाहे तैमूर लंग की बात करें, दोनों के खतरनाक मिश्रण यहाँ पे बाबर में दिखाई देता है। बाबर इन्वेड्स इंडिया आफ्टर कैप्चरिंग काबुल, तो काबुल पर वो कैप्चर करता है 1504, और उसके बाद उसका एडवांटेज लेने के लिए भारत में जो एक कल्चरल या अगर हम बात करें इकोनॉमिकल काफ़ी रिच माना जाता था, तब भी उसका जो पर्पस था यहाँ पे आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है। अब ऐसी कुछ पुस्तकों में माना है, तो जो कि बाबरी में भी मानना है कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो अब अलग अलग हिस्टोरियन के इसमें अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा को लगता था कि बाबर को अगर बुलाते हैं तो वो आएगा, अटैक करेगा, लोधी का जो डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली रीजन में, उसको समाप्त करेगा, कमजोर कर देगा, ये चला जाएगा, तो बाद में हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इस पर भी काफ़ी विवाद है। लेकिन अगर हम माने भी तो बाबर के उद्देश्य अलग थे। वह सिर्फ यहाँ पे आके हमला करके लूटपाट नहीं करना चाहता था, बल्कि वह यहाँ पे स्थापना भी करना चाहता था। की बैटल्स की बारे में बात करें, यहाँ पर अगर आप देखें की बैटल्स कौन कौन से युद्ध हुए बाबर के, वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला युद्ध यहाँ पे बाबर का दिखाई देता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करें, जिसे 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत होती है। और खासतौर पर जो उसका आर्टिलरी है, बर्थ ऑफ द मुगल एम्पायर, उसने मदद की यहाँ पर बाबर को इस क्षेत्र में विजय दिलाने की। क्योंकि भारत में जो रहने वाले शासक थे, उनका जो युद्ध लड़ने का जो तरीका था काफ़ी ट्रेडिशनल हुआ करता था। लेकिन जो टर्किश चाहे घोड़े हों चाहे उनके आर्म्स हो, वो आधुनिक जो वेपन्स थे उनका यूज करते थे, उनको लगातार प्रैक्टिस हुआ करती थी। और यही कहीं ना कहीं कारण बनता है फर्स्ट बैटल का, जिसमें बाबर की जीत होती है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध है, यह भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है, कई बार आया है, क्रोनोलॉजी कई बार पूछी गई है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो जो बैटल ऑफ खानवा है वो राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध होता है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जब आक्रमण कर लेता है, तो तभी से यह आभास हो गया था राणा सांगा को भी कि अब बाबर से युद्ध निश्चित है, या बाबर के साथ जो कहीं ना कहीं जो एक कन्फ्लिक्ट है वो निश्चित हो चुका है। क्योंकि दो बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे की सीमाओं को साझा कर रही थी, एक दूसरे की सीमाओं पर लगी हुई थी। वहाँ राणा सांगा जिनके कंट्रोल में पूरा राजपूताना दिखाई देता था, वहीं मुगल या बाबर अगर बात करें दिल्ली पर कब्जा कर बैठा था। और दिल्ली आज के नहीं, एंशिएंट टाइम से जो सेंटर हुआ करता था, वो यहाँ पर चैलेंज यहाँ पे दिखाई देता है। और इस युद्ध में अगर हम बात करें, बैटल ऑफ खानवा में डिफीट होते हैं राजपूत और इंश्योर कंट्रोल ओवर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। और यहाँ पे बाबर का जो नियंत्रण है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भी हो जाता है, और जो राजपूत का नियंत्रण है वहाँ पे कमजोर हो जाता है।
फिर अगला युद्ध यहाँ पे बैटल ऑफ घाघरा, ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में अभी भी आ सकता है, क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कई बार। तो घाघरा का जो युद्ध होता है अफगान चीफ्स के साथ बाबर का युद्ध होता है, और इसकी तीनों के युद्ध के बाद निश्चित हो गया था कि बाबर को हराने वाली शक्ति अभी भारत में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में नहीं है। हालांकि उस दौरान बाबर ने एक और महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनका जिक्र तुजुके बाबरी में किया है, वह थे कृष्णदेव राय। लेकिन कृष्णदेव राय का जो शासन था, विजयनगर शासन था, वो काफी दूर हुआ करता था, और इनकी जो बाउंड्री थी, इनकी जो सीमाएं थी, आपस में कोई कंफ्लिक्ट इनका दिखाई नहीं देता था, जिस वजह से ऐसे कोई युद्ध इनके बीच में नहीं हुआ। आगे हम बात करेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन, तो इसको हटा देते हैं। बात करते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन के अलग अलग रूलर्स में जिन क्या क्या उनके योगदान रहे। अगर हम बात करें यहाँ पे बाबर के बारे में, तो बाबर 1526 से 1530 तक ही शासन कर पाया। 4 सालों में कुछ खास वह कर नहीं पाया, और वो अफगान को ही मिस करता रह गया, जहाँ से वो आया था अपनी भूमि को ही मिस करता रह गया। और तुझके बाबरी में भारत के बारे में लिखा कि यहाँ का मौसम अच्छा नहीं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, यहाँ के लोग सुंदर नहीं है, कई सारी चीज़ें उसने अपनी पुस्तक में लिखी। इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि उसने इस डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी, यहाँ पे मुगल डायनेस्टी की इंट्रोड्यूस किया उसने। गन पाउडर खासतौर पर वॉरफेयर में, आर्टिलरीज में, जिसने तुर्क और मंगोल युद्ध में जिसका यूज हुआ था, भारत में इसका पहली बार यूज बाबर को विजय दिलाने में काफी मदद करता है। इसके अलावा तुजुके बाबरी को लिखने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। कई बार पूछा गया कि ये किस लैंग्वेज में, तो टर्किश लैंग्वेज में इसको लिखा था, ना उर्दू में लिखा था ना फारसी में लिखा था, इसे टर्किश लैंग्वेज में इसने लिखा था। इसकी मृत्यु आगरा में होती है, और इसको इसका बेटा रिप्लेस करता है जिसका नाम था हुमायूं। अब मुगल वंश में सबसे बड़ी एक समस्या यह हुआ करती थी कि भारत में जिस तरह से जो बड़ा पुत्र हुआ करता था वह राज करता था, लेकिन जो तुर्क डायनेस्टी हुआ करती है या तुर्किश जो रूलर्स हुआ करते थे, उनमें जो राज्य हुआ करता था उसका बंटवारा कर दिया जाता था अलग अलग भाइयों के बीच में। यही हुआ, बाबर का क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन जो उसका क्षेत्र था हुमायूं उसके अन्य भाइयों में बट गया, और उनके भाइयों का ही आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगा। यही कहीं ना कहीं बड़ा कारण बनता है हुमायूं के भारत से वापस जाने का या हुमायूं के पराजित होने का। बात करते हैं हम हुमायूं की। हुमायूं के बारे में बात करें, जिसका जन्म 1530 में हुआ था, और उसने 1530 उसने रूल स्टार्ट किया, 1540 तक उसने रूल किया यहाँ पे, और बाद में शेर शाह से पराजित होने के बाद वह यहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1555 में आगमन होता है। इसके पीछे क्या स्टोरी हुई मैं भी आपको ब्रीफ में बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉस्ट एम्पायर, तो शेर शाह सूरी ऑफ बैटल चौसा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शेर शाह सूरी जो बंगाल बिहार के रीजन में एक छोटा, अगर आप देखें, एक सेनापति हुआ करता था, अगर साधारण भाषा में देखें। बाद में वह वहाँ की जो शासक उनको रिप्लेस करता है, और उसके बाद उसके जो विद्रोह उसको दबाने के लिए यहाँ से हुमायूं जाता है, और हुमायूं कहीं ना कहीं उस युद्ध में पराजित होता है, और बाद में उसको वहाँ से भागना पड़ता है। बाद में शेर शाह सूरी का कब्जा दिल्ली की गद्दी में भी हो जाता है। शेर शाह सूरी ने इस दौरान 1540 से 1555 के दौरान सूरवंश की स्थापना की यहाँ पे, और कई सारी चीज़ें, कई सारी डेवलपमेंट चीज़ें ऐसी कि जो आज भी भारत की मिसाल है, चाहे रुपया जारी करने को लेकर हो, चाहे ग्रांड ट्रंक रोड को लेकर हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हो, उसके द्वारा किए गए कार्य न सिर्फ अकबर को, बल्कि अगर हम बात करें बाद में अंग्रेजों ने भी कई सारी उसकी नीतियों को अपनाया। अगर हम यहाँ पे बात करें, बैटल ऑफ चौसा 1539 में युद्ध में पराजित होता है यहाँ पे हुमायूं, और उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, और उसमें भी इसकी पराजय होती है। इसके बाद 15 ईयर वो अपने बिताता है हुमायूं पर्सिया में या फारस में, अगर हम बात करें, और उसी दौरान उसका विवाह होता है। बाद में सफाविद के सपोर्ट से उसने फिर से भारत में एंट्री की। इसी दौरान अगर हम बात करें, जो शेर शाह सूरी यहाँ पे शासन किया करता था, उसका एक युद्ध के दौरान अगर हम बात करें, उसने जो तोहफे का और उसका जो गोला उसी के कैंप में आके गिर गया, उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद सूरवंश यहाँ पे कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हुमायूं द्वारा सूरवंश को भी बाद में विस्थापित कर दिया जाता है, और पुनः 1555 में हुमायूं भारत आ जाता है और जो गद्दी है दिल्ली में संभालता है। डाइड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेस ऑफ 1556 बिल्ड दीनपनाह नाम की एक लाइब्रेरी हुमायूं स्टैब्लिश करता है, जिसका दीनपनाह नाम था। उससे गिरने के बाद ही हुमायूं की यहाँ पे मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं आगे की चीज़ें। हुमायूं के बाद भारत में एक बहुत बड़ा शासक रूल करता है, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है कि ये अच्छा शासक था या तानाशाह था या कैसा शासक था। मतलब कि इसकी जो पॉलिसी थी बहुत सारी मिक्स दिखाई देती हैं। समय के साथ साथ इसकी नीतियों में बहुत सारे बदलाव हुए, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें विवाद का कारण भी अभी दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अकबर के बारे में। जी हाँ, अकबर जिसने 1556 से 1605 के बीच रूल किया। 1542 में ही हालांकि इसका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही ये गद्दी पर बैठ गया था, और इसका जो करता धरता था 2 लोग थे। महामंगा ने इसको पाला पोसा था, और बैरम खां ने इसे शस्त्र विद्या की शिक्षा दी, किस तरह से रूल करना है उसमें इसने इनकी मदद हुई। यहाँ पे बैरम खां का यहाँ पे जिक्र होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक युद्ध इसके दौरान लड़ा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हमने देखा था, इब्राहिम लोदी
वह बाबर के बीच हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध यहाँ पे होता है जहाँ पे हेमू विक्रमादित्य जो शासन कर रहा था दिल्ली वाले रीजन में, उसको यहाँ पे पराजित करता है अकबर, पहला युद्ध जीतता है और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। उसके बाद बिल्ट एंड पैन इंडिया एम्पायर, अकबर को आपको पता ही है कि अकबर ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, पैन इंडिया एम्पायर इस्टेब्लिश किया, चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, पंजाब हो, राजपूताना हो, दक्कन हो, हर एक रीजन में उसका डोमिनेंस देखा जाता है। गिव मी अ सेकंड। आगे हम बात करें अकबर के द्वारा किए गए कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो उसको एक महान शासक, या अगर हम बात करें एक तरह से महान शासक कहें या ना कहें, उसकी जो पॉलिसी है उसके बाद हम इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से अकबर ने रिफॉर्म्स की पॉलिसीज अपनाई जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आज भी इंपॉर्टेंट है या आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट रहेगी। रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो उसने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या है इसके बारे में डिटेल से हम उसके प्रशासन वाले पहलू में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो मनसबदारी व्यवस्था है उसने इस्टेब्लिश की और रैंक बेस्ड जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश की, जिसने सिर्फ भारत के नॉर्थ पार्ट ही नहीं बल्कि गुजरात, बंगाल या अगर हम बात करें मध्य भारत तक में उसकी जो शासन व्यवस्था है उसके विस्तार को बहुत ही बेहतर किया। आगे हम बात करें जब्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जब्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको टोडरमल द्वारा स्थापित किया गया था। टोडरमल अकबर के दरबार में नवरत्न निवास करते थे जिसमें बीरबल थे, टोडरमल थे, तो उनमें से टोडरमल जो भूमि के बारे में, जो लैंड रेवेन्यू के बारे में, जो लैंड सिस्टम के बारे में बेहतर कार्य करते थे, उनके द्वारा जब्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद उसने जजिया को समाप्त किया। जजिया एक ऐसा कर हुआ करता था जो गैर मुस्लिम कर हुआ करता था, जो मुस्लिम के अलावा जो अन्य धर्म के लोग रहते थे, चाहे हिंदू हों या अन्य धर्म के लोग हों, उनके द्वारा वसूला जाता था। उसको यहाँ पे उसने एबॉलिश किया, जिसलिए कहीं ना कहीं अकबर को एक महान शासक माना भी जाता है, क्योंकि ये पहला मुगल शासक था जिसने जजिया को हटाया। अब जजिया को हटाने के बाद जो मौलवी थे उनका विरोध भी हालांकि अकबर को झेलना पड़ा या देखना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके बाद पिलग्रिम जो टैक्सेस थे उसको भी हटाता है। प्रमोट करता है सुलह ए कुल। उसने सभी धर्म के लोगों को, चाहे जैन धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सभी धर्म के लोगों को एकत्रित करता है और उनको एकत्रित करने के बाद सुलह ए कुल की पॉलिसी अपनाता है या सुलह ए कुल का प्रयास करता है। उसका मानना था कि सभी धर्म में एक ही तरह की बात होती है या एक ही विचार होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्यों ना उन सभी को समाहित किया जाए और एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। और इस व्यवस्था को उसने दीन-ए इलाही के नाम से, उसका जो कॉन्सेप्ट था दीन-ए इलाही, कि उसमें सभी धर्म की अच्छी बातें हों, ऐसा उसने शुरुआत की, जिसे 1542 में एक माना जाता है, जिसको बीरबल ने भी अपनाया था। तो अकबर के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स थे यहाँ पे हमने देखे। कुछ और स्टेप्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कल्चरल जो स्टेप्स हैं, क्या क्या उसने बनवाया, आर्किटेक्ट है, वो हम आगे देखेंगे। एक यूपीएससी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की न्यूज़ यहाँ पे हम आपको देंगे, फैक्ट की लिस्ट भी देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे हम बात करेंगे आर्किटेक्ट के बारे में कि अकबर के दौरान कौन कौन से आर्किटेक्ट थे जो इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट बिल्ट फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा एंड इबादत खाना। तो इसने फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें बनवाई। अभी हम आर्किटेक्ट वाले पार्ट में इसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको भी स्किप करते हैं। जहांगीर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक उसने यहाँ पे रूल किया और द जस्ट किंग यहाँ पे उसको बोला जाता है। सन ऑफ अकबर कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसी। उसने अकबर की जो नीतियाँ थी उसको लगातार जारी रखा। अगर हम बात करें सुलह ए कुल के मामले में हो, हालांकि कुछ एक्टिविटीज़ थी गुरु तेग बहादुर की, चाहे मृत्यु के संबंध में हो, जिसने उसको विवादों में रखा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो उसने अकबर की जो नीतियाँ थी उसको उसने कंटिन्यू किया। इंट्रोड्यूस की उसने जंजीर ए आदल चैन ऑफ जस्टिस की उसने शुरुआत की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, सिविल सर्विसेज कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोन फॉर पेंटिंग एंड गार्डन एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो जो न्यायिक सुधार थे, पेंटिंग्स थी, गार्डन्स में उसने जो रिफॉर्म्स की उसके लिए वो जाना जाता है। इसके द्वारा आर्किटेक्ट जो थे, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ थे, पेंटिंग्स थी, वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो फैक्ट्स थे उसके बारे में इंपॉर्टेंट थे। हिज वाइफ नूर जहां वाज हाईली इन्फ्लुएंशियल। तो नूर जहां जो उसकी बीवी थी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी माना जाता था उसके शासनकाल में। आगे हम यहाँ बात करेंगे शाहजहां के बारे में कि शाहजहां का जो शासनकाल था वह किस तरह से बेहतर रहा, क्या उसके चैलेंजेज रहे और इंपॉर्टेंट क्या है अभी भी, क्योंकि सिलेबस से एनसीईआरटी से हटाए जाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर आप स्किप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि जो देश का इतिहास है उसके महत्वपूर्ण पहलू में 400 सालों के योगदान को आप पूरी तरह से अगर भुला देंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि वास्तव में देश का जो ऐतिहासिक विकास है वह कैसे हुआ।
आगे हम बात करेंगे यहाँ पे शाहजहां के बारे में कि शाहजहां 1628 से 1658 तक इन्होंने शासन किया और गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां को बोला जाता है। शाहजहां के टाइम पे भी ताजमहल जैसी भव्य इमारत जिसे दुनिया का 7 अजूबों में शामिल किया गया उसको बनाया गया। पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का पीरियड यहाँ पे माना जाता है और पित्रा दुरा जैसी जो टेक्निक है उसकी शुरुआत यहाँ पे, उसका बेहतर उपयोग यहाँ पे होता है। अर्थात जो धातुओं का जो अंकन है, खासतौर पे धातुओं जो अंकन है बिल्डिंग्स में, उसकी शुरुआत यहाँ पे होती है। बिल्ड ऑफ ताजमहल, रेड फोर्ट जो दिल्ली का था उसने इसको बनवाया, और जो आगरा का रेड फोर्ट था उसने किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद को इसने बनाया, शालीमार गार्डन किसने को इसने बनवाया। प्रमोट किया इसने पर्शियन फारसी लैंग्वेज को, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, जो फारसी भाषा थी उसको यह प्रमोट करता है। फेस की उसने डेक्कन कैंपेन को, रिबेल ऑफ हिज सन औरंगजेब। तो औरंगजेब जो पहले अगर हम बात करें उज्जैन वाले रीजन में शासन किया करता था, उसके द्वारा जो विद्रोह हुआ उसको यहाँ पे अगर हम बात करें शाहजहां के द्वारा फेस किया गया, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, अरेस्ट करता है उसको औरंगजेब, और दारासी को और औरंगजेब का विवाद भी देखने को मिलता है। इसके बाद औरंगजेब इस्टेब्लिश होता है एज अ रूलर, और उसने इनको जेल भी भेजा और उनकी वहीं पे ये मृत्यु हो जाती है आगरा के फोर्ट में। तो आगे हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में जानेंगे, शाहजहां के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, और उसके बाद इनकी जो पॉलिसीज थी, इनका जो डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, कल्चर था, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए बात करते हैं अगली आगे की तरफ बढ़ते हैं। गिव मी अ सेकंड। बात करते हैं यहाँ पे औरंगजेब की, द कंट्रोवर्शियल एक्सपेंशन। औरंगजेब जिसे अगर हम बात करें कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा किंग माना जाता है मुगल एम्पायर में, और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अकबर की पॉलिसी थी वह भी इसके खराब नीतियों के चक्कर में, जो अकबर की अच्छी नीतियां थी वह भी दब जाती हैं, और जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें नरेटिव बनाने में, एक नरेटिव को तैयार करने में ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। औरंगजेब के बारे में बात करें जिसने 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया, उससे लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें इसने इतना विस्तार कर लिया था जिसके बाद इसका श्रिंक होना निश्चित था। भारत के इतिहास में यह दौर था जिस शासक ने भी ज़्यादा विस्तार किया, आने वाले समय में उसका जो एम्पायर था वो पूरी तरह से कोलैप्स किया, खासतौर पे साउथ इंडिया को जिसने भी कब्जा करने का प्रयास किया। ऐसा उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको उदाहरण देखने को मिलेगा मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का विकास इतना हो गया, इतना विस्तार हो गया, बाद में जो श्रिंक हुआ तो सिमट के आ गया। समुद्रगुप्त के दौरान गुप्त एम्पायर का भी विकास हो। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसने दक्षिण भारत तक विस्तार किया, लेकिन बाद में आप देखेंगे उसका भी एम्पायर श्रिंक हो गया। इसी दौरान इसने भी अपने पूर्वजों से सीखा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही प्रयास किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही प्रयास किया, और बाद में सभी का जो रूलर जो एरिया है वो सिमट गया। यही कारण बना औरंगजेब के जो विस्तार को, उसने दक्षिण में जो नियंत्रण लेने का प्रयास किया, तो मराठा विद्रोह हो, दक्षिण भारत में जो अन्य शासकों द्वारा जो विद्रोह उसका सामना करना पड़ा, मनसबदारी व्यवस्था कमजोर हो गई थी, रेवेन्यू सिस्टम कमजोर हो गया था, जो कहीं ना कहीं और इसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी वह भी कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी की, और आगे चल के इसका भी जो एम्पायर है वह समाप्त होता दिखाई देता है। इसने री इम्पोज किया जजिया की। अब ये जो नीति थी उसे कहीं ना कहीं गैर हिंदू जो पॉलिसीज थी उसको दिखाती है। बैन किया उसने म्यूजिक, इन कोर्ट में म्यूजिक है बैन कर दिया। सरिया ए फतवा ए आलमगीर को इन्फोर्स किया उसने सरिया। इसके अलावा एक्सपेंड किया उसने एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट कवरिंग नियरली ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो फतवा ए आलमगीर की जो री इन्फोर्स करने की बात होती है यहाँ पे औरंगजेब के टाइम पे शुरुआत उसकी होती है। उसने कुछ युद्ध भी इंपॉर्टेंट लड़े, मराठा, शिवाजी, डेक्कन, अहोम, सिंह, जाट, राजपूत। अभी हाल में एक मूवी आई थी जिसमें औरंगजेब 10 वर्षों तक इंतजार करता है मराठा के एक शासक का, और उस शासक को मारने का प्रयास करता है। बाद में हालांकि उसमें सफल भी रहा, लेकिन अगर हम देखें ये सारी जो नीतियां थी उसके शासन व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दी। हिज रिलीजियस इंटॉलरेंस क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटिमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने लगी। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन कैसे करता है मुगल एम्पायर। तो जो डिक्लाइन है यहाँ पे हम उसको देखेंगे। औरंगजेब के बाद अगर आप देखेंगे ना तो जगह जगह जो विद्रोह थे देखने को मिलने लगे, जो उसके क्षेत्र थे उसमें भी। इसके अलावा मराठा का इंसर्जेंस होने लगा था, मराठा एम्पायर इंपॉर्टेंट होने लगा था, मजबूत होने लगा था, और ये जो उनकी मजबूती थी आगे चल के अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं मुगलों के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर के बारे में। डिक्लाइन एम्पायर 1707 से 1857 का जो दौर है उनके डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है। और इंटरनल फैक्टर उसके कौन कौन से रहे, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से रहे। हर एक चीज़ के दो कारण होते हैं, सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं उसी तरह से आंतरिक कारक बाह्य कारक हर एक घटना के पीछे जिम्मेदार होते हैं। तो आंतरिक कारक की बात करें तो जो उसकी पॉलिसीज थी, उसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम था, जहांदार शाह था, फरूख सियर था, मोहम्मद शाह था, ये सारे जो रूलर्स थे ना ये बहुत कमजोर थे, इनकी जो पॉलिसी थी कमजोर थी। अगर हम बात करें कठपुतली शासक थे, ये कठपुतली शासक कहीं ना कहीं इतने बड़े एम्पायर पर रूल नहीं कर सकते थे, और यही वजह बना मुगल एम्पायर के कमजोर होने का। इसके अलावा जो मनसबदारी सिस्टम था, करप्शन था, जो उस दौरान चल रहा था, सिक्कों पे लेके करप्शन हो, सिक्कों को तोड़ तोड़ के छोटा कर दिया गया था। हालांकि जो वेट के अकॉर्डिंग सिक्के चलने चाहिए थे, लेकिन ये सारी
व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ये सारा जो इनडिसिप्लिन या अनुशासन, अगर आप देखें अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। आप अगर दिल्ली जाएं और दिल्ली में आप म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिक्के देखने को मिलेंगे कि मुगल एम्पायर में अकबर के दौरान जो सिक्के हुआ करते थे, बाबर हुमायूं के दौरान जो कॉइन्स थे, उसके बाद जो औरंगजेब के बाद की कॉइन्स है उनकी जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो डिसरप्शन था उसका यहाँ पे कारण बना। फिजिकल क्राइसिस ड्यू टू लॉन्ग वॉर, लंबे युद्ध चलते रहे 10-10 साल, अगर एक शासक को वेट करेगा तो कैसे, अगर हम बात करें, एक शासन व्यवस्था को चला सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा रीजनल रिवोल्ट, क्षेत्रीय जो विद्रोह थे, चाहे यहाँ पे देखें सिख विद्रोह हो, मराठा विद्रोह हो, राजपूत विद्रोह हो, जाट विद्रोह हो, हर एक जगह से विद्रोह होने लगा और ये कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर है उसके डिक्लाइन का कारण बना। आगे हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वेजन। तो ये तो बात हुई क्या कि इंटरनली कौन कौन से कारण थे, उसके राज्य के अंदर जो उसके लोग थे उन्होंने ही विद्रोह किया और कहीं ना कहीं इसके पीछे औरंगजेब व उसके जो बात के आने वाले शासकों की नीतियाँ जिम्मेदार थीं। आगे हम बात करेंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बाह कौन कौन से आक्रमण है, अलग अलग कौन से कारण है जो कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर उसको तोड़ने में या उसको नेस्तानुबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो आइए बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ अलग अलग कारण यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला इन्वेजन, यहाँ पे देखेंगे नादिर शाह 1739 में इसका इन्वेजन होता है। महीनों दिल्ली में रहता है, दिल्ली पे भयानक लूटपाट करता है और यह मुगल एम्पायर की कमजोरी को दिखाता है। उसने पूरी दिल्ली को लूटा, टुक अवे पिकॉक थ्रोन, जो मयूर सिंहासन था उसको भी यह यहाँ से ले जाता है। हालांकि मयूर सिंहासन एक पनौती ही था एक तरह से, अगर आप देखें, जिसके पास भी रहा उसका विनाश ही हो गया, लेकिन बाद में इसको यहाँ से ले जाता है। यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे था उसका शासन कमजोर हुआ, औरंगजेब का शासन चला गया, नादिर शाह भी बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पे इन्वेजन होता है। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली 1761 में शासन करता है। और थर्ड जो बैटल ऑफ पानीपत है यह भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बात करें जो तीसरी पानीपत की बैटल है, पहला आपने देखा बाबर के टाइम पे, दूसरा आपने देखा अकबर के टाइम पे और तीसरा यहाँ पे 1761 में अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली जब उसने आक्रमण किया तो मराठा एम्पायर ने इसका विद्रोह किया और जो मराठा शासक थे इन्होंने इसको पूरी तरह से रजिस्ट किया। और जो तीसरा जो पानीपत विद्रोह था उसमें मराठों की हार हुई, क्योंकि मराठों की जो एक्सपर्टीज थी वो गुरिल्ला युद्ध में हुआ करती थी और इस युद्ध में वो सीधे सीधे अहमद शाह अब्दाली से भिड़ गए और बाद में जो इनकी नीतियाँ थी, युद्ध की जो शैली थी, वो इनकी हार का कारण बनी। और इसका जो आक्रमण था उसने एक स्टेटमेंट को जन्म दिया। एक स्टेटमेंट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह भले ही साबित ना किया हो कि दिल्ली में कौन शासन करेगा, हालांकि यह जरूर साबित कर दिया कि कौन शासक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से यह बात क्लियर हो जाती थी कि जिस मराठा एम्पायर के जो प्रोमिनेंट पर्सन थे और जो मुगल्स को कंट्रोल कर रहे थे वही कमजोर हो गए, तो इसका मतलब मराठा जो रूलर्स है अब दिल्ली में शासन नहीं करेंगे। और बाजीराव प्रथम की जो नीति थी जिसमें उन्होंने कहा था अटक से कटक तक जो भारत का ध्वज है, मराठा का ध्वज है, भगवा ध्वज उसको फहराएंगे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे चित्रित हुई दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे इंड ऑफ एम्पायर की। इंड ऑफ एम्पायर बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो इंड ऑफ बहादुर शाह जफर जो सेकंड था यहाँ पे बिकम सिंबॉलिक लीडर ऑफ 1857। अगर आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की जो क्रांति थी जिसमें सभी लोगों ने माना कि कहीं न कहीं जो मुगल एम्पायर है, मुगल लेगेसी है, इस वजह से उन्होंने जो बहादुर शाह उसको अपना लीडर बनाया और दिल्ली को मेन सेंटर बनाया कि इसका 1857 की विद्रोह का जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ब्रिटिश एक्साइल द रंगून एंड फॉर्मली इंजर्ड द मुगल एम्पायर। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने सुना होगा कि एक शायरी भी लिखता था जफर नाम से, इसलिए बहादुर शाह जफर बोला जाता है। उसने एक शायरी भी लिखी कि 2 गज जमीन न मिली शहंशाह हिंदुस्तान को दफन होने के लिए, ऐसा जो कोट है उसका यहाँ पे इस लाइन इसकी दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल की। तो आइए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की व्यवस्था की। पहला है मनसबदारी। मनसबदारी क्या है? मनसबदारी एक रैंक बेस्ड सिस्टम हुआ करता था। मनसब अर्थात पोजीशन असाइन बाई जात एंड सवार। जात मतलब क्या कि उसका पद क्या है, सवार मतलब क्या कि उसके अधीन घुड़सवार की संख्या कितनी है। तो जितनी अच्छी मनसबदारी होती थी उतना बेहतर उस शासक को उससे बेहतर औहदा माना जाता था, जिसकी शुरुआत अकबर ने की। हालांकि ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आई थिंक ये टर्किश जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में इसको अकबर ने इसको विस्तारित किया। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू, जब्त सिस्टम। अकबर ने जब्त सिस्टम की शुरुआत की बेस्ड ऑन द मेजरमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो जब्त व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक सुधार को दिखाती हैं? गिव मी अ सेकंड।
सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखेंगे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो वजीर हुआ करता था फिनेंस का, इसके अलावा मीर बख्शी हुआ करता था जो मिलिट्री हेड हुआ करता था, काजी जिसे जस्टिस हेड कहा जाता था, और दीवान, ये इंपॉर्टेंट जो पद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में दिखाई देते हैं। ये अभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वजीर, मिलिट्री, काजी, इनका जो पद था किससे संबंधित था। प्रोविंशियल में अगर आप देखेंगे एम्पायर को डिवाइड किया गया था सूबा में, और इनके जो हेड थे उनको सूबेदार कहा जाता था। इसके अलावा जुडिशरी में अगर हम बात करें तो इस्लामिक लॉ, सरिया लॉ लागू होता था, कस्टमरीज लॉ, काजी अपॉइंट किया जाता था यहाँ पर। तो ये तो कुछ सुधार थे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, हो सकता है पूछे। हालांकि इन पे आप डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इतना रिलेवेंट रह गया है इन सारी चीज़ों को याद रखना। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल काल के दौरान जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी और कैसे उसका विस्तार विकास हुआ, यह चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसी दौरान अगर आप बात यहाँ पे इतिहासकारों, इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों का मानना है कि जब यूरोप धार्मिक जो उन्माद थे उनमें जल रहा था, उसी दौरान अकबर के दौरान धार्मिक नीतियाँ, सुलह कुल की नीतियाँ यहाँ पे फल फूल रही थी। तो कुछ अलग अलग इतिहासकार, उनका अपना अपना मत है। इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में देखें, ये थोड़ा सा, हाँ, इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर, इंडिया कंट्रीब्यूट 25 to 27 वर्ल्ड जीडीपी अकबर एंड शाहजहां। तो आप देखिए वर्तमान में 2.4 के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जो इकोनॉमी उसमें दिखाई देता है। लेकिन अब इस दौरान देखिए कि इस दौरान इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था लगभग 24 से 27% इकोनॉमी में देखा जाता है पूरे विश्व स्तर पर अगर आप देखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड विद इन सरप्लस एंड प्रोडक्शन एंड लैंड ग्रांट्स जागीर्स ऑफ ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी खासतौर पर इकोनॉमी। इसके अलावा ग्रांट्स जागीर्स भी मिला करती थी। अर्बन सेंटर्स अगर आप देखें कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे, दिल्ली थे, आगरा था, लाहौर, ढाका, अहमदाबाद था। आर्टिसन थे टेक्सटाइल के मामले में अगर आप देखें, जो मुस्लिम जिनको बोला जाता है, ब्रोकेट, मेटल वर्क भी दिखाई देता है। करेंसी भी आपको दिखाई देती है, स्टैंडाइज सिल्वर कॉइन, सिल्वर रुपीज दिखाई देता है, गोल्ड का मोहर दिखाई देता है अकबर के दौरान। तो ये सारी जो करेंसी व्यवस्था या इकोनॉमिक चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। तो इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट तो फैक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ आपको अब क्या एनालिसिस करना है, कैसी व्यवस्था थी, क्या प्रशासन था, ये आप कुछ आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इकोनॉमी उस टाइम पे फ्लरिश हो रही थी, खासतौर पे अकबर और जहांगीर के टाइम पे। ट्रेड अगर आप देखें यहाँ पे पर्शियन जो सेंट्रल एशिया से, अरेबियन से, यूरोप से, हर जगह से ट्रेड हुआ करता था। कल्चर के बारे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट इंडो इस्लामिक स्टाइल विद इन पर्शियन इन्फ्लुएंस। यहाँ पे अकबर ने अगर आप देखें बुलंद दरवाजे को बनवाया, फतेहपुर सिकरी में इमारतें बनवाई, हुमायूं टॉम जिसका बाद में अगर आप देखें ताजमहल भी कॉपी दिखाई देता है जो दिल्ली में स्थित है, हुमायूं टॉम, जिसे अष्टबाग शैली में बनाया गया है। अष्टबाग मतलब क्या कि एक बिल्डिंग बनाएगी, इसके चारों तरफ 8 बाग यहाँ पे बनाए गए और उसको बेहतर दिखाता है। अगर आप गए नहीं हैं तो आप अभी सर्च करिए, मैप में देखिए, गूगल मैप में आपको अष्टबाग शैली दिखाई देगी। इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट्स बनवाया दिल्ली में, मोती मस्जिद बनवाई, 4 बाग पैटर्न्स में उसने क्या किया, गार्डन्स को बनवाया, जो कहीं ना कहीं मुगल की जो ग्लोरी है उसको दिखाता है। आगे हम बात करेंगे पेंटिंग्स की, तो अकबर के दौरान तो इतनी पेंटिंग्स दिखाई बेहतर नहीं देती हैं, लेकिन बाद में जहांगीर के टाइम पे और शाहजहां के टाइम पे अगर आप देखें जो पेंटिंग्स है उनका विस्तार बेहतर दिखाई देता है। पेंटिंग्स में देखें अकबर इनिशिएटेड मुगल मिनिएचर्स पेंटिंग, तो छोटी चीज़ों में पेंटिंग बनाने की शुरुआत यहाँ पे होती है। मिक्स्ड पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, तो फारस और इंडियन स्टाइल को मिक्स किया जाता है। आप एनसीईआरटी में इस तरह की जो फोटोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी वन साइडेड, तो इस दौरान अकबर के दौरान ही शुरू होती हैं। आर्टिस्ट लाइक अब्दुस समद, बासवान फ्लरिश, तो अकबर के दौरान अब्दुस समद व बासवान इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेंटर थे। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा लिटरेचर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लिटरेचर आपको यहाँ पे पर्शियन वाच कोर्ट लैंग्वेज, जो फारस थी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखी है, आईने अकबरी जिसको बोला जाता है, वह एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर इस दौरान का दिखाई देता है। गुलबदन बेगम में हुमायूं नामा लिखा, तुजुके बाबरी जिसे खुद जहांगीर ने लिखा तुर्की भाषा में, यह चीज़ आपको दिखाई देती है। लेगेसी ऑफ मुगल क्रिएटेड अ centralized India state model adopted by British and gave India architecture masterpiece and महल यूनेस्को हेरिटेज। तो बहुत सारे आर्किटेक्ट उन्होंने दिए जो आज भी भारत का जो टूरिज्म है उसको बेहतर करता हुआ दिखाई देता है, आज भी चीज़ों को बेहतर करता हुआ दिखाई देता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर पेज नंबर 3 में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इसको फटाक से रिवाइज करेंगे। और मुझे 1 सेकंड आप दीजिए, पानी अच्छा ही है। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में अगर हमने चर्चा नहीं की होगी तो उसके बारे में बताएंगे, अदरवाइज हम मूव करेंगे। यहाँ पे पानीपत का युद्ध ऑलरेडी हमने देखा, मनसबदारी, दीन इलाही,
दीन इलाही के बारे में हमने यहाँ पे देखा, जो 1582 में जिसको इस्टेब्लिश किया। अकबर ने यहाँ पे शाहजहां ने यहाँ पे 1632 से 1653 20 साल में 20 करोड़ की लागत पर 20,000 मजदूर मिलकर इन्होंने ताजमहल को बनाया, जो आगरा में स्थित है। औरंगजेब के टाइम पर आप देखेंगे यहाँ पे एंड ऑफ एम्पायर, यहाँ ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो कुछ अलग यहाँ पे फैक्ट्स हैं, किसका कब यहाँ पे रूल था, कल्चरली किसने कहाँ पे इंडिश किया, वो सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे इस नोट्स में मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको यहाँ पे एक मैसेज करना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ से आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मुगल एम्पायर की कॉन्सेप्ट और ग्लोरी अगर आप देखें, ग्लोसरी ऑफ यूपीएससी की देखें तो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई अकबर ने किया था। अब यहाँ पे देखें बेस्ड ऑन देयर जात एंड सवार पद के आधार पर, इसके बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी चर्चा कर ली है, ठीक है। इसके अलावा जजिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, सुलह कुल के बारे में बता दिया, जो यूनिवर्सली एक हार्मोनी के बारे में बात की जाती है, जिसे बाद अशोक के टाइम पे अगर आप देखेंगे अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, वही ऐसा माना जाता है। कभी कभी तुलनात्मक रूप से प्रश्न भी पूछता है कि अशोक के दौरान किस तरह से पॉलिसी थी, अकबर के दौरान किस तरह से पॉलिसी थी, ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके पूछा जाता रहा है अभी तक। अब देखते हैं आगे क्या है, लेकिन प्रीलिम्स में भी अभी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। जब ते आईने दहसाला या रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया गया था तोदरमल द्वारा, जिसको हमने यहाँ पे देखा। फिर बाबर का जो आर्किटेक्चर वर्क आराम बाग या आगरा में दिखाई देता है। हुमायूं ने शेर मंडल को स्टैब्लिश किया, जो एक लाइब्रेरी था जहाँ से गिरकर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी ये सारी दरवाजे बनाए। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे रह नहीं गई हैं। इसके अलावा ये जो फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको मैसेज करना है अगर आपको नोट्स प्राप्त करने हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो पूरा मुगल एम्पायर है, जो उनका प्रशासन, उनका जो कल्चर है दिखाई देता है। एग्जाम्स में ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बुक से हटे, एनसीईआरटी से हटे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में एग्जाम्स में अभी भी पूछे जाएंगे। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कभी, धन्यवाद।